फ्रीलांसिंग का निगेटिव साइड क्या है? सबसे पहले तो होता है, लोगों को लगता है कि वो जब चाहेंगे तब काम कर लेंगे फ्रीलांसिंग में। लो बजट जो क्लाइंट होते हैं ना, उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं? जो मेथड निकाला है हम जो फॉलो कर रहे हैं, दैट इज 25%, 25% एंड 50%। 1 मिनट का वीडियो एडिटिंग का आप कितना चार्ज किए हो हाईएस्ट? आपके अकॉर्डिंग टॉप 3 यूट्यूब चैनल कौन सा है वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए? क्लाइंट को नीड हो तब आपको काम करना पड़ता है। आपको अपना जर्नी को स्टार्ट करना हो तो आप क्या स्टेप फिर से लोगे जो आप एक बेटर वीडियो एडिटर बन सकते हो? क्लाइंट्स मिलना एक ऐसी चीज़ है तो आज के जो हमारे गेस्ट है ना, उनका नाम अभय है। उनको 4 to 5 ईयर का वीडियो एडिटिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। उनसे हमने डिस्कशन किया है कि आप वीडियो एडिटिंग कैसे सीख सकते हो स्क्रैच से। साथ ही साथ उनसे ये भी डिस्कशन हुआ है कि आप वीडियो एडिटिंग का जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग क्लाइंट कैसे ले सकते हो, अगर आप कुछ भी अर्न नहीं कर पा रहे हो अभी तो आप 1 लाख तक कैसे अर्न कर सकते हो। उनसे हमने ये भी डिस्कशन किया है। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कशन किया है कि आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हो। थोड़ा बहुत हमने डार्क साइड के बारे में भी बात किया है। आप एक हाई टिकट क्लाइंट कैसे सर्च कर सकते हो, इसके बारे में भी हमने बहुत डीप डिस्कशन किया है। लो बजट जो क्लाइंट होते हैं उनसे कैसे डील किया जाए, इसके बारे में भी हमने डीप में बात किया है। तो गाइस, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो एडिटिंग का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखना, नोट्स बना लेना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे तो हम और ज्यादा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाएंगे और बेस्ट से बेस्ट गेस्ट बुलाएंगे आपके लिए। अगर कोई वीडियो एडिटिंग का जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो उसके साथ जरूर से जरूर शेयर करना इस वीडियो को। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलो, हाय अभय, कैसे हो आप? हेलो, मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे भाई? भाई बढ़िया। तो ये जो पॉडकास्ट का मेरा अंदर से आ रहा था कि ये पॉडकास्ट मैं ऐसे करूं, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है और या कोई फ्रीलांसर है और वीडियो एडिटिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसको ना पूरा स्क्रैच से पता लग जाए कि एक सक्सेसफुल वीडियो एडिटर कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको काफी लोग जानते हैं यूट्यूब पे, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। ओके, तो नाम तो अभय प्रताप है मेरा, सबको पता ही है। एंड मैं अभी यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ विच करेंटली हैज़ 10,000 सब्सक्राइबर्स, और उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करता हूँ मैं बेंगलोर। एंड साइमल्टेनियसली फ्रीलांसिंग एजेंसी बिल्ड करने का सीन चल रहा है, कोशिश जारी है उसमें भी। एंड इससे पहले मैंने फ्रीलांसिंग करी हुई है काफ़ी टाइम तक, लाइक 3 से 4 साल मैंने अपने कॉलेज ईयर्स में फ्रीलांसिंग करी थी। तो उसका एक्सपीरियंस है, वही मैं यूट्यूब पे शेयर करता हूँ लोगों के साथ, और बाकी अभी जो लाइफ चल रही है उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ओके, तो जो मेरा फर्स्ट सवाल है आपसे ये है कि आपने वीडियो एडिटिंग कैसे सीखा था और कैसे स्टार्ट हुआ था आपका जर्नी? ओके, तो मेरी जर्नी वीडियो एडिटिंग से पहले शूटिंग से स्टार्ट हुई थी। तो मैं वीडियो शूट करता था, और जब शूट करता था मैं वीडियोस, तो क्या दिक्कत थी कि वन शॉट में शूट करना पड़ता था। ओके। लाइक मोबाइल का जो पॉज बटन था वही मेरा एडिटिंग टूल था बस। तो जहाँ कुछ इशू होता था मैं पॉज कर लेता था, बाकी जगह स्टार्ट करो वापस रिज्यूम करके। तो उसमें तो काफ़ी इशू होता था ऑफकोर्स, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करी कि कैसे इस चीज़ को बाद में टैकल कर सकते हैं। शूट करने के बाद कोई मिस्टेक होती है तो उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वहाँ मुझे एडिटिंग के बारे में पता चला। विंडोज़ मूवी मेकर करके एक सॉफ्टवेयर आता था, उससे मैंने स्टार्ट किया था। एंड वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई एंड फिर कंटिन्यू रही कॉलेज ईयर्स तक। मेरे को और वीडियोस बनाने का प्लान हुआ, मैंने लाइक इसी तरीके से स्टार्ट किया। VFX वगैरह में थोड़ा सा एंटर करा, आफ्टर इफेक्ट्स एंड ऑल मैंने सीखा कि VFX रिलेटेड वीडियोस वगैरह बना पाऊँ मैं। एंड यप, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। ओके, आपके अकॉर्डिंग टॉप 3 यूट्यूब चैनल कौन सा है वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए? ओके, तो एक तो GFX मेंटर करके है, वो काफ़ी अच्छा सिखाते हैं। प्रीमियर प्रो की उनकी प्लेलिस्ट है, शायद आफ्टर इफेक्ट्स की भी है। एंड वहाँ से भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। देन लाइक मैंने मेनली जो स्टार्ट किया था वीडियो एडिटिंग वो VFX से किया था, तो मैंने VFX वाले चैनल ही ज़्यादा फॉलो करे हैं। तो वीडियो एडिटिंग का मुझे इतना सीन पता नहीं है, बट अभी अगर डाविंची पे कोई जा रहा है तो आकाश के रवि करके एक चैनल है, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एंड एडिटिंग स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड चीज़ें जाननी है तो आशीष जो है वो काफ़ी अच्छा अभी इस टाइम पे चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यप, मेरे हिसाब से अभी करेंटली टॉप 3। अगर आपको सिर्फ सीखना है तो देर आर लॉट ऑफ चैनल्स, जो बहुत सारे चैनल्स जो अच्छा सिखाते हैं। एंड अलग अलग वे है सबका। कोई लोग 2-2, 3-3 घंटे के ट्यूटोरियल्स डालते हैं, कोई हैं जो 5-5 मिनट के सेगमेंट्स डालते हैं वीडियोज़ के, जिससे आप एक एक टूल के बारे में सीख सकते हो। तो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। GFX मेंटर वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स है अगर आपको सीखना है तो। ओके, मैंने भी अपना जब जर्नी स्टार्ट किया था तो उनको काफी देखा था, और वो एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ अपने चैनल पे उन्होंने कवर कर रखा है। या राइट। नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि आपको फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला था? तो फर्स्ट क्लाइंट का सीन ऐसा था कि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी या सोचा था कि मुझे स्टार्ट करनी है,
तो उस टाइम पे मैंने फाइवर, अपवर्क इन सब पे स्टार्ट किया था, बट वहाँ से मुझे कोई भी क्लाइंट नहीं मिला कभी भी। आई ट्राइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने 1-2 साल ट्राई किया बट नहीं मिला क्लाइंट। तो ऐसा हुआ कि मैं वापस छोड़ दिया था फ्रीलांसिंग, थोड़ा सा बैक ऑफ कर गया था कि छोड़ो ये सब नहीं होगा, काम नहीं करता है, जो लोग करते हैं उनका कर जाता है। बट मेरे कॉलेज में लोगों को पता चला, मैं जो VFX वगैरह के वीडियोस बनाता था वो मैं डाल देता था इंस्टाग्राम पे। जी जी। तो मेरे कॉलेज के एक फ्रेंड को लाइक कहीं से नोटिफिकेशन आया था कि उनको वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट है किसी स्टार्टअप को। तो उसने मुझे रिकमेंड कर दिया था बिकॉज मेरा काम उसने देखा हुआ था इंस्टाग्राम पे। तो वहीं से पहला क्लाइंट मुझे मिला था, बट उसके बाद काफ़ी अच्छा मैंने उन्हें डिलीवर किया काफ़ी टाइम पे, और जैसा होने चाहिए था वैसी टाइप की वीडियोज़ ही डिलीवर करी। तो इम्प्रेशन अच्छा बना, तो वहाँ से फिर रेफरेंसेस मिले काफ़ी ज़्यादा एंड जर्नी स्टार्ट हो गई। तो इसमें लिंक्डइन आप यूज करते हो? हाँ हाँ, करता हूँ। ओके, तो लिंक्डइन से आपको लगता है कि उससे ज़्यादा क्लाइंट मिलते हैं? हाँ, इस टाइम पे लिंक्डइन का काफ़ी ज़्यादा हो गया है कि लिंक्डइन से काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं। एंड मैंने नोटिस करा है काफ़ी लोगों को लिंक्डइन से क्लाइंट लेते हुए। लिंक्डइन पे जॉब पोस्टिंग्स आती हैं। इवन मेरा जो तीसरा या चौथा क्लाइंट था वो भी लिंक्डइन से ही मिला था, जहाँ एक पोस्टिंग आई थी, गूगल फॉर्म था, मैंने फिल कर दिया था एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। काफ़ी लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी इस टाइम पे क्या चीज़ करते हैं, फाइवर पे जा रहे हैं, वर्क पे जा रहे हैं, वहाँ कोशिश कर रहे हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर लेते हैं तो इंस्टाग्राम पे DMs करने लगते हैं, कोल्ड ईमेल्स करने लगते हैं। लिंक्डइन, ट्विटर, ये दो एक ऐसी प्लेटफॉर्म्स है अभी इस टाइम पे जो ज़्यादा लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं उस जगह पे। बिकॉज मैक्सिमम जो फाउंडर्स हैं स्टार्टअप्स के, मैक्सिमम जो लोग कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वो लिंक्डइन और ट्विटर पे ही है। ओके, और ये जो बिगिनर हैं उनको स्टार्टिंग में लिंक्डइन फोकस करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ऐसा लगता है, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा फाउंडर एक्टिव हो गए हैं लिंक्डइन पे और Yeah. कॉन्स्टेंटली वो पोस्टिंग वगैरह भी कर रहे हैं। अब तो लिंक्डइन वीडियो भी लॉन्च कर दिया हो, तो बहुत लोग वीडियो भी वहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो भी काफ़ी चालू कर दिया लोगों ने, वहाँ पे भी पोर्टफोलियो वगैरह शेयर करना है, दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग। तो अभी लिंक्डइन काफ़ी जो बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए लिंक्डइन बेस्ट हो सकता है, या उनको अपवर्क और फाइवर पे रीच आउट करना चाहिए क्लाइंट के लिए? देखो, जो स्टार्ट कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो हर प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए, कोई एक प्लेटफॉर्म चूज़ करके नहीं करना चाहिए। बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट प्लेटफॉर्म और हार्डवर्क और पोर्टफोलियो या स्किल्स, लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी या एक वे पे जाके ट्राई कर रहे हो तो आपकी 1% चांस है कि आप सक्सेस हो जाओगे, बट आप एक साथ 10 जगह ट्राई कर रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी 10 टाइम्स हो जाती है। तो उस तरीके से काम करो तो 10 गुना ज़्यादा चांसेस होंगे आपको क्लाइंट मिलने के। राइट। वो जो फर्स्ट क्लाइंट होता है ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। एक क्लाइंट मिला, उसके बाद फिर दूसरा कहीं ना कहीं उसके थ्रू मिल जाएगा, या कहीं ना कहीं और से मिल जाएगा, या किसी और को वर्क आपका अच्छा लग गया वहां से मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट क्लाइंट होता है उसी में दिक्कत आता है मेरे अकॉर्डिंग, तो ऐसा होता है। क्योंकि मेरे भी जो फर्स्ट क्लाइंट थे जब मैंने अपने कॉलेज में था, तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट क्लाइंट मिला, मैं देखने लगा कि बहुत सारे क्लाइंट उसके बाद आने लगे। फर्स्ट क्लाइंट एक्चुअली डिफिकल्ट भी होता है 2 तरीकों से। पहले तो आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, तो पहले क्लाइंट को मनाना या अप्रोच करना, किस बेसिस पे आप अप्रोच करोगे, कि आप शो कर रहे हो कि उसको आप डिलीवर करोगे। राइट। देन सेकेंडली एक कॉन्फिडेंस वाली चीज़ भी होती है। जब आपको आज तक एक भी क्लाइंट नहीं मिला है तो आप खुद में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार हम कर भी सकते हैं ये चीज़, बट एक बार वो क्लाइंट मिल जाता है, वो पहला अर्निंग आ जाती है, तब एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हाँ यार इसे कंटिन्यू करना है, आगे करना है एंड वी कैन डू इट। फ्रीलांसिंग में रेगुलर क्लाइंट को हम कैसे लाएं? मतलब कि अगर ऐसा होता है ना कि एक बार क्लाइंट आता है फिर वर्क कराता है, किसी किसी के पास 2-3 महीने तक वर्क ही नहीं होता है, तो वो कांस्टेंट वर्क अपने पास आए, वो चीजें कैसे आए? ओके, तो रेगुलर क्लाइंट्स का सीन अभी तक मैं जो चीज़ फॉलो कर रहा हूँ फॉर रेगुलर क्लाइंट्स, इसकी जो भी क्लाइंट आता है उसको बस बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, कि जितना बेस्ट मेरे से हो पाए, जितना उसने एक्सपेक्ट करा उससे ज़्यादा डिलीवर कर दो, कोई इशू नहीं है। अगर आप वो चीज़ करते हो तो पहले तो सेम क्लाइंट के वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक रेगुलर काम आपके पास सॉर्ट ऑफ बंध जाता है कि हाँ ये चीज़, ये क्लाइंट तो आते ही रहेगा, इसकी वीडियोस तो आएंगी आएंगी। देन जो भी क्रिएटर्स होते हैं मार्केट में या स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, ये सब लोगों के नेटवर्क बहुत अच्छे होते हैं एंड इनके नेटवर्क में काफ़ी लोग होते हैं जिनको नीड होती है। तो जब आप अच्छा काम डिलीवर करते हो, उनकी वीडियो कोई देखता है, उनसे पूछता है कि ये वीडियो कहाँ से एडिट करवाई, किसने करी, तो वहाँ से भी आपको रेफरेंस मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड जब ये सब चीज़ें चल रही हैं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, 1-2 क्लाइंट मिल गए तो वो बंद कर देते हैं ढूंढना क्लाइंट्स। उनका होता है कि हाँ अब सिर्फ वो लोग एडिटिंग में फोकस कर देते हैं और आउटरीच सॉर्ट ऑफ बंद कर देते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। 1-2 क्लाइंट मिल गए हैं, स्टिल आप अपनी जो आउटरीच कर रहे हो लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, कोल्ड डीएम्स कर रहे हो, कोल्ड ईमेल्स कर रहे हो, उसे रोको मत, वो कंटिन्यू रखो। हो सकता है आपका कोई एक क्लाइंट कल को बोल दे कि मुझे नीड नहीं है वीडियोज़ की या मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, तो उस केस में आप प्रोसीड कर पाओ दूसरे क्लाइंट्स के साथ। ओके, कोल्ड ईमेल करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है? और ऐसा जो बहुत सारे स्टार्टिंग में फ्रीलांसर है वो बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, तो ऐसा क्या मिस्टेक करते हैं और आप क्या बताना चाहोगे उनको? ओके, तो कोल्ड ईमेल्स मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इस चीज़ पे, जी जहाँ पे जी मैंने जी, डिस्कस करा था देखा था कि मैंने।
क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं पोर्टफोलियो या मेल शेयर करने में। तो सबसे पहला तो होता है या तो लोग कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं मेल में, दे जस्ट पोस्ट देयर पोर्टफोलियो कि हाँ एक लिंक डाल दी और मेल कर दिया। वो चीज़ भी काफ़ी लोगों ने करी थी। सेकंड, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही लिख देते हैं, इतना ज़्यादा ओवर कि एक्चुअली मैं उनके शायद ध्यान भी ना दूँ कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, सिर्फ पोर्टफोलियो चेक करा और मैंने देखा कि सही है कि नहीं है एंड आई रिजेक्टेड देम। ये होता है कि आपको चीज़ लिखनी है, आपको अपने बारे में बताना है, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, बट बहुत कंसाइसली बताना है। जैसे कि आप बता सकते हो कि हाँ मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो वो सॉफ्टवेयर आप लिख सकते हो, कितने क्लाइंट के साथ आपने काम किया है वो चीज़ आप लिख सकते हो, आपकी बेस्ट क्वालिटी क्या है वो चीज़ आप लिख सकते हो। अगर आप थोड़ा आपको लग रहा है कि मेल बढ़ा जा रहा है, ये चीज़ बहुत शॉर्ट में कंसाइज नहीं हो पा रही है, तो एटलीस्ट जो ये मेन पॉइंट्स होते हैं ना कि 4 साल का एक्सपीरियंस, 4+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, लेट से 30+ क्लाइंट के साथ आपने काम किया है, ये सब चीज़ें आप बोल्ड कर दो, जिससे वो चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। क्लाइंट बस वो पॉइंट्स पढ़ेगा एंड वो आपके पोर्टफोलियो पे प्रोसीड कर सकता है। एंड थर्ड चीज़ जो होती है वो होती है पर्सनलाइजेशन। किसी भी क्लाइंट के लिए पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो अगर आप भेज रहे हो तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेट से आप किसी आपका क्लाइंट है जो टेनिस के ऊपर वीडियोस बनाता है, तो आप टेनिस के और सारे वीडियोस देख के उसको सजेस्ट कर सकते हो कि आप यार ये चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हो, ये एडिशन आपकी वीडियो में एडिटिंग से हम कर सकते हैं जो कि आप मिस आउट कर रहे हो। लेट से टेनिस में बॉल ट्रैकिंग होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें बेटर विजुअलाइज कर देंगे आपकी वीडियोस को। तो ये सब पॉइंट्स आप जब डिलीवर करते हो तो क्लाइंट को लगता है कि हाँ मेरे बारे में बात हो रही है। और जेनेरिक से मेल आप भेजोगे तो वो इग्नोर ही होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। राइट। और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होता है? ओके, तो अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो होती है कि अगर पहले तो जेनेरिक पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले चीज़ होती है कि आप बहुत सारे लाइक वर्सेटाइल रखो अपने पोर्टफोलियो को, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप की एडिटिंग स्टाइल्स रखो अपने पोर्टफोलियो में। क्योंकि अगर आप या तो आप एक एडिटिंग स्टाइल रख रहे हो तो वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, फिर इतनी अच्छी हो कि मतलब उस एडिटिंग स्टाइल के लिए आपको जाने लो। जैसे अली अब्दाल की स्टाइल है, तो अली अब्दाल के जो एडिटर हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, लाइक बहुत ज़्यादा फेमस है वो। तो उस टाइप की या तो आपकी एडिटिंग हो उस स्टाइल में, या फिर आप थोड़ा जेनरिक पोर्टफोलियो बनाओ, थोड़े और स्टाइल्स इंक्लूड करो अपने पोर्टफोलियो में, जिससे कोई क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो देखे तो उसे उसकी नीड वाली वीडियो मिल जाए। क्योंकि आप कितने भी अच्छे हो एडिटिंग में, बट अगर मुझे मान लो चाहिए सिर्फ मोशन ग्राफिक्स टाइप की वीडियो और वो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो मैं आपको पोर्टफोलियो देख के रिजेक्ट ही कर दूंगा। बाकी वीडियोस कितनी भी अच्छी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास नहीं है। सेकेंडली, कैटेगराइजेशन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेट से आपके पोर्टफोलियो में वीडियो है जो मुझे चाहिए, बट आपका पोर्टफोलियो कैटेगराइज नहीं है अच्छे से, तो वहाँ पे भी क्या सीन होता है कि मान लो 50 वीडियो पड़ी हुई हैं आपके पोर्टफोलियो में, मुझे कोई 2 वीडियोज़ हैं जो मुझे केटर कर रहे हैं, मैं उन 2 वीडियोज़ तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा। उससे पहले मैंने और कोई वीडियोज़ देख ली, मुझे नहीं अच्छी लगी, मुझे लगा रेलिवेंट नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा दूसरे पोर्टफोलियो पे। तो कैटेगराइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैटेगरीज में डिवाइड कर दो अपने पोर्टफोलियो को, कि ये वाली वीडियोज़ यहाँ पर है, ये वाली वीडियोज़ यहाँ पर है, जिससे मुझे जो कैटेगरी चाहिए मैं सीधा वो खोल के अपनी वीडियो चेक करूँ और जज करूँ आपको आपके काम पे। तो अगर आप बताना चाहो तो फ्रीलांसिंग का निगेटिव साइड क्या है? क्योंकि हमको बहुत कूल लगता है फ्रीलांसिंग वर्ड सुनते हुए ना, काफी अच्छा लगता है कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो इसका एक निगेटिव साइड भी होता है, वो क्या है बस? ओके, तो नेगेटिव साइड एक नहीं, वैसे ही सच कहूँ तो काफ़ी सारे नेगेटिव साइड्स हैं फ्रीलांसिंग के, एंड मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस भी करी है क्या नेगेटिव साइड्स हैं। सबसे पहले तो होता है लोगों को लगता है कि वो जब चाहेंगे तब काम कर लेंगे फ्रीलांसिंग में, बट ऐसा नहीं होता। फ्रीलांसिंग में जब क्लाइंट को नीड हो तब आपको काम करना पड़ता है, उसे बेटर फ्रेम ऐसे कर सकते हैं। तो काफ़ी बार मेरे साथ ये हुआ है कि रात को 2-2 3-3 बजे तक भी मुझे काम करना पड़ा है फ्रीलांसिंग में, एंड आप डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज क्लाइंट की वीडियो अगर कल जानी है तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, बिकॉज आपने वो चीज़ सॉर्ट ऑफ ली है, आपने कमिट किया है उसको, तो यू हैव टू कंप्लीट इट। वो एक चीज़ होती है। सेकेंडली, काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स बहुत पेमेंट कह सकते हैं डिले कर देते हैं, 1-2 महीने 3 महीने तक मेरी पेमेंट्स डिले हुई हैं क्लाइंट्स की तरफ से, तो वो एक चीज़ रहती है। जैसे मान लो आप पेमेंट डिले होने लगता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा, देखो सबसे पहली चीज़ तो मैं अब जो करता हूँ एडवांस एक चीज़ होती है, क्योंकि पेमेंट डिले का इशू सबसे बड़ा क्या होता है कि हमें एक डर लगता है कि मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। डिले तो ठीक है भाई, 1 महीने बाद दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर दे दो। सबसे बड़ा डर वही लगता है जब क्लाइंट 1 महीना हो गया है पैसे नहीं दे रहा है, तो एक वो डर लगता है कि भाई शायद नहीं मिलने वाले, पैसे गए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं करता हूँ कि मैंने अभी जो मेथड निकाला है, हम जो फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ 25% 25% एंड 50%। 25% हम लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, उससे पहले हम कुछ भी नहीं करेंगे, लाइक कुछ भी नहीं, सिर्फ वीडियो डिस्कस करेंगे, रॉ फाइल्स लेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट तक नहीं बनाएंगे उस वीडियो का। 25% अमाउंट जब हमारे पास आता है तब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं और क्लाइंट को 1 मिनट या 90 सेकेंड्स तक का सैम्पल हम शेयर करते हैं, ड्राफ्ट सॉर्ट ऑफ। जब वो चीज़ शेयर हो जाती है तब हम क्लाइंट से बाकी 25% अमाउंट ले लेते हैं। तो इससे हमारे पास 50% एडवांस आ जाता है, हमारी एफर्ट
सॉर्ट ऑफ आधी भी नहीं लगी होती है तब तक। एंड 50% अमाउंट अगर क्लाइंट ने दे दिया है तो वो भी प्रेफर करता है कि भाई बाकी अमाउंट दे दो। एंड इवन अगर बाकी 50% डिले होता भी है तो वो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है एंड वो चीज़ें कम होती हैं। एंड एक और चीज़ जो मैं करता हूँ, थोड़े जो ट्रस्टेड क्लाइंट्स हैं उनके साथ मैं ये चीज़ नहीं करता, बट जो न्यू क्लाइंट्स आते हैं जिन पर मुझे थोड़ा उतना ट्रस्ट नहीं बनता है तो हम वहाँ वाटर मार्क यूज़ करते हैं। तो फाइनल ड्राफ्ट वीडियो का हो जाता है तब भी हम वाटर मार्क के साथ वीडियो शेयर करते हैं, और क्लाइंट जब तक पूरी पेमेंट नहीं कर देता हम बिना वाटर मार्क की वीडियो शेयर नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी वीडियो यूज़ कर ले और फिर हमारे लिए 2 महीने तक डिले रखें। तो अगर उनको वीडियो यूज़ करनी है तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हम निगेटिव डार्क साइड के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, तो डार्क साइड का एक और सीन ये है कि काफ़ी सारे फेजेस मंथ्स ऐसे आते हैं फ्रीलांसिंग में जब आपके पास काम नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप बहुत बड़े स्केल पे काम नहीं कर रहे हो, कि आपके पास 50-60 क्लाइंट्स हैं, आपको एक एजेंसी हो, तब की बात अलग होती है। बट अगर आप एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर हो तो बहुत टाइम से ऐसे आ सकते हैं जब आपके पास कोई काम नहीं है। बहुत टाइम से ऐसे आ सकते हैं जब काम क्लैश करेंगे, 3-4 क्लाइंट्स आपके साथ एक साथ काम लेके आ जाएंगे। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स, मोस्टली लोग यही प्रेफर करते हैं कि वो ओवर टाइम करके लेकिन सबको डिलीवर कर दें, ताकि सारे क्लाइंट्स सामने अच्छी इमेज बनी रहे और काम मिल जाए और पैसा मिल जाए इन सिंपल वेज। तो वो काफ़ी नेगेटिवली अफेक्ट करता है आपके प्रोडक्टिविटी को, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क को। तो मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि जब 2-3 क्लाइंट्स के साथ एक साथ काम करते हो तो वो क्वालिटी डिलीवर नहीं होती, एंड टाइम बचाने के चक्कर में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में उल्टा काम हो जाता है, ज़्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं, वो सब अलग ही चीज़ें होती हैं। एंड चेंजेस भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है फ्रीलांसिंग का। राइट कि यूजुअली जब आप पहले से डिस्कस करते हो क्लाइंट्स के साथ कि हाँ ये वीडियो करनी है, ऐसी करनी है, एंड क्लाइंट्स क्योंकि खुद एडिटर नहीं है तो उसे नहीं पता होता कि कैसे एग्जैक्टली समझाना है कि उसे क्या चाहिए, एंड वो अपने हिसाब से समझा देता है जो उसे लगता है कि इतना इनफ था। एंड मैक्सिमम क्लाइंट्स के दिमाग में एक मेंटल विजुअल इमेज होती है कि उसे वीडियो कैसी चाहिए, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो चीज़ को। एंड जब हम अपनी तरफ से वीडियो करके देते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके उस विजुअल इमेज से मैच नहीं कर रही होती, तो उन्हें बस लगता है कि नहीं नहीं अच्छी नहीं है, चेंज करो, कुछ और करो, कुछ बेटर कर दो इसको, बट वो बता नहीं पाते क्या बेटर करना है। और वहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें ऐड होती हैं जो कि डिस्कस नहीं हुई थी स्टार्टिंग में जब पैसे की बात हुई थी। तो वो भी एक चीज़ रहती है कि आपको कभी कभी ज़्यादा काम करके देना पड़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। करना चाहिए? अगर फॉर एग्जांपल हमें स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेना चाहिए कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा चेंजेस है तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा, ऐसा कुछ स्टार्टिंग में देखो आप कर सकते हो, ये चीज़ें बोलने में सही लगती है, बट जब आप एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर हो ना तो पॉसिबल नहीं हो पाती ये सब चीज़ें। एक आप कंपनी हो तो एक अलग बात है कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, आप भेज रहे हो कि हाँ 2 ही हम रिविजन्स देंगे, 2 के ऊपर गए तो हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। बट जब आप इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स होते हो तो आपको खुद लगता है कि यार छोड़ो, एक चेंज का क्या आप एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, उसकी वजह से इमेज ख़राब होगी, कुछ होगा, वो सब चीज़ें रहती हैं। तो प्रैक्टिकल तो नहीं है, बट फिर भी अगर आपको करना है तो आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो कि इतनी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था, इसके ऊपर कुछ भी जाएगा तो हम उसका एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो एंड काम कर सकते हो। अपने अर्निंग को कैसे बढ़ाए? जैसे मेरा एक दोस्त ही है, अभी वो फ्रीलांसिंग कर रहा है और अभी वो फॉर एग्जांपल 7 to 8,000 कमा रहा है और उसको अपने अर्निंग को बढ़ाना है, तो ऐसा क्या तरीका है जो अपने अर्निंग को बढ़ाए? अर्निंग को बढ़ाने के देखो 2-3 तरीके हैं। पहला तो होता है कि आप ज़्यादा क्लाइंट्स ले सकते हो, दूसरा होता है बड़े क्लाइंट्स ले सकते हो, एंड तीसरा होता है आप एजेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। बड़े क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? ओके, तो देखो क्लाइंट्स मिलना एक ऐसी चीज़ है जिसका आंसर नहीं है, ठीक है। कोई अगर आंसर कर रहा है तो वो गलत बता रहा है क्योंकि सबके लिए अलग अलग तरीके काम करते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जिनके लिए लिंक्डइन काम कर जाता है, काफ़ी लोगों को रैंडमली ट्विटर से क्लाइंट मिल जाता है, काफ़ी लोगों को रेफरल से कहीं नेटवर्क से अपने क्लाइंट मिल जाता है, काफ़ी लोगों के लिए फाइवर बहुत अच्छा काम करता है, किसी किसी को फाइवर से एक भी क्लाइंट नहीं मिलता। तो सारी चीज़ें रैंडम है, आपको खुद ट्राई आउट करनी पड़ेंगी कि कहाँ से आप कैसे काम कर रहे हो। और बेटर क्लाइंट्स, बड़े क्लाइंट्स का सीन ऐसा है कि आप बस स्लोली प्रोग्रेस करो। अगर आपको एक बार में मिल जाता है तो अच्छी बात है, गुड फॉर यू। लेकिन अगर आपको एक बार में अच्छा क्लाइंट, बड़ा क्लाइंट नहीं मिल रहा है तो आप स्लोली प्रोग्रेस कर सकते हो कि हाँ आपने पहले किसी क्लाइंट के लिए एक्स अमाउंट चार्ज किया, नेक्स्ट क्लाइंट आया तो आपने 1.5 कर दिया उसको, फिर नेक्स्ट आया तो आपने फिर से 1.5 करने की ट्राई करी। ऐसे करके आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे और आपको खुद भी रियलाइज़ होगा कि आप एक्चुअली कम चार्ज कर रहे हो। मुझे काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ पता चली थी कि हम लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो दे रहे हैं लोग। हम लोग डिमांड कम कर रहे थे ये सोच के कि इंडियन क्लाइंट है तो शायद नहीं देगा, कि बजट नहीं होगा इतना। बट हम लोग जब डिमांड करते हैं और फिर एक अथॉरिटी भी होती है कि आपके पास इतना अच्छा पोर्टफोलियो है, आपके पास पास्ट वर्क है, आप दिखा रहे हो कि 30-40 क्लाइंट के लिए काम किया है, तो एक अथॉरिटी बन जाती है जिस पे लोग पे करने के लिए, वो ट्रस्ट पे कर देते हैं लोग कि हाँ ठीक है ये अच्छा ही काम करके देगा। जैसे कोई फ्रीलांसर है, उसका अर्निंग ही है अभी 10,000,
जैसे मैं बात कर रहा था कि 7 to 8,000 का अर्निंग है और उसको 1 लाख तक पहुंचना है, उसका टारगेट ये है कि 1 लाख पहुंचना है। ओके, तो अगर 1 लाख अमाउंट ही आपका टारगेट है, लेकिन डिपेंड करेगा, अगर आपको 1 लाख से ऊपर स्केल करना है तो इट्स बेटर कि आप टीम बिल्ड कर लो, बिकॉज एक लिमिट है आप अकेले कितना कर सकते हो उसकी, है ना। आप कितने भी अच्छे से अच्छा क्लाइंट ले लोगे तो आप 1-1.5 लाख से ऊपर अकेले नहीं जा पाओगे, ऐसा राइट मेरा राइट मानना है। राइट, मतलब ये चीजें स्टार्टिंग में बिगनर में समझ में नहीं आता है, लगता है कि हाँ, अरे वही। हम खुद कमा लेंगे 4 लाख 5 लाख रुपया फ्रीलांसिंग से कमा लेंगे, वो एक मिथ होता है। लेकिन आपको टीम की तरफ जाना ही पड़ता है एट द एंड, अगर आपको बड़ा अमाउंट कमाना है तो। ट्रू, लाइक कर सकते हो, जैसे बहुत रेयर होता है, लेकिन वो आप बहुत ही किसी बड़े लेट से मिस्टर बीस की टीम में काम कर रहे हो, अली अब्दाल की टीम में काम कर रहे हो, तब बात अलग है, पर वो बहुत रेयर के सिनेरियो। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, अगर आपको 1-1.5 से ऊपर जाना है तो 1 लाख एक अमाउंट है जहाँ आप, ठीक है, वो आप अकेले कर सकते हो, अचीवेबल है अकेले। 2 लाख भी अचीवेबल है अकेले, थोड़ा सा रेयर केस में जाएँ तो, बट उससे ऊपर तो मतलब बहुत ज़्यादा रेयर हो जाता है फिर वो। ओके, बहुत सारे फ्रीलांसर फेल हो जाते हैं, वो मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे और क्या तरीका है जिससे इंसान रेगुलर फ्रीलांसिंग में बने रहे, फेल ना हो? ओके, तो काफ़ी सारे लोग जो फेल होते हैं वो यूजुअली स्टार्ट में ही ड्रॉप कर देते हैं, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने देखा है। क्योंकि अगर कोई अच्छा खासा अमाउंट जनरेट एक बार करने लगता है तो उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको मार्केट का इतना आइडिया हो जाता है कि शायद उसको ड्रॉप करने की जरूरत पड़े नहीं। एक बने रहना फ्रीलांसिंग में एक ऐसी चीज़ है कि देखो, जॉब होती है जिसके लिए आपको एक बार एफर्ट करना होता है, ठीक है। आप एक बार एफर्ट कर रहे हो, आपको जॉब मिल गई, फिर आप जब तक जॉब चेंज नहीं कर रहे हो तब तक आपको एफर्ट उतना करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत कम एफर्ट पे काम चला सकते हो। फ्रीलैंसिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे आपको ऑलमोस्ट डेली एफर्ट करना है, कि आज आपके पास क्लाइंट नहीं है तो आपको दोबारा एफर्ट डालना पड़ेगा, अगर क्लाइंट चला गया तो आपको अगले क्लाइंट के लिए फिर से एफर्ट डालना पड़ेगा, नहीं भी गया है तो आपको स्केल करना है, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। तो काफ़ी एफर्टफुल चीज़ होती है, इसलिए मैं काफ़ी बार अपनी वीडियो में बोलता भी हूँ कि अगर आप इतना एफर्ट दे सकते हो, अगर आप कर सकते हो इतनी मेहनत, तो ही स्टार्ट करो फ्रीलैंसिंग। अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, अगर आप पसंद नहीं है आपको ये चीज़, ये फील्ड, आपको बिजनेस में नहीं एंटर करना, आपको वीडियो एडिटिंग पसंद नहीं है, तो भाई मत आओ। एफर्ट बहुत है, अगर आपको स्केल करना है तो बहुत एफर्ट है, काफ़ी लोग इसलिए ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि उतना एफर्ट होता नहीं है लोगों से। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर रखे क्लाइंट से? कम्युनिकेशन स्किल तो देखो यार, टाइम के साथ आ जाती है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर लोगे। आप बस जो चीज़ कर सकते हो यही है कि जब भी क्लाइंट से बात कर रहे हो तो जस्ट साउंड इंटरेस्टेड, कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हाँ कितने मिनट की वीडियो है, कितना पैसा दोगे, बस बात खत्म। आप अगर सजेस्ट करोगे चीज़ें उसको कि हाँ इस पॉइंट पे आपने ये चीज़ बोली है, अगर आप नेक्स्ट टाइम या फिर आप इसी वीडियो में दोबारा शूट कर सकते हो तो ये चीज़ एक्स्ट्रा शूट कर लो, अच्छी लगेगी इस जगह पे, या फिर आप नेक्स्ट टाइम शूट करो तो यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना, बेटर कर सकती है ये चीज़ आपकी वीडियो को। तो जिस चीज़ में बेसिकली आपको पैसा नहीं मिल रहा है, अगर आप वो चीज़ भी उसको सजेस्ट कर रहे हो तो वो एक बहुत अच्छा बॉन्ड बिल्ड करता है क्लाइंट के साथ। एंड कम्युनिकेशन स्किल उतनी मैटर नहीं करेगी अगर आप एक अच्छा बॉन्ड बिल्ड कर पा रहे हो तो। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो आप डे 1 से कर सकते हो, कि हाँ आपको वीडियो में, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है ना, हम एडिट कर रहे हैं, हमें लगता है यार क्या शॉट लिया यार ये इसने, इसे ऐसे शूट कर लेता तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। वो चीज़ आप ऐसे बोलने की चाहिए, उस क्लाइंट को एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि यार ये वाला शॉट इस पॉइंट पे आपने लिया है, इट इज़ गुड बट इट कैन बी बेटर, ऐसे ऐसे करके आप इसे बेटर कर सकते हो। जस्ट सजेस्टिंग, आपको मन हो तो आप कर लेना, वरना कोई इशू नहीं है। बस वो चीज़ क्लाइंट को लगती है कि यार हाँ ये इंटरेस्टेड है मेरे काम में, समझ रहा है मेरे काम को, मुझे सजेशंस भी दे रहा है। तो काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके लिए मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल वो सजेशन मांगते हैं मेरे से चीज़ों का कि हाँ भाई इस जगह पे कैसे कर सकते हैं, यार वीडियो भेजते हैं, थंबनेल भेजते हैं, कैसा लग रहा है। तो वो सब चीज़ें रहती हैं, वैसे आप बिल्ड कर सकते हो। और भले ही मैं उनके लिए काम नहीं कर रहा, बट उनके पास कोई भी क्लाइंट आता है जिसको रिक्वायरमेंट है तो वो मेरे को ही फॉरवर्ड करते हैं, तो ऐसी चीज़ें काम करती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम फ्रीलांसिंग में होते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट से बातें करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो उससे कैसे बात करें कि हम वो डील क्लोज कर पाए, क्योंकि कभी कभी बजट का भी इशू होता है। ओके, देखो सबसे पहले तो हाई या लो अमाउंट ऐसा है जो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने अपना मार्केट रेट लेट से सिलेक्ट कर रखा है कि हाँ मुझे $250 लूँगा मैं एक लॉन्ग फॉर्म के, अगर 10 मिनट से कम में है तो लेट से, तो आपको पता है कि आपका ये अमाउंट है। अब इससे ये क्लाइंट को कम लग रहा है तो वो आपकी पूरी किस्मत है। लेकिन अगर क्लाइंट को ज़्यादा लग रहा है तो देखो ये चीज़ होती है, सबसे पहले आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप क्यों मांग रहे हो इतना, ठीक है। एंड एक आपको लोअर लिमिट रखनी पड़ेगी। जैसे मान लो $250 अगर आपने रखा हुआ है अपना अमाउंट, तो $200 आपने लोअर लिमिट रख ली कि इससे नीचे तो नहीं जाएंगे। तो वो लोअर लिमिट आपकी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। थोड़े टाइम बाद इनिशियल स्टेट तो आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा आपको कि हाँ ठीक है 250 के क्लाइंट अगर 150 बोल रहा है, ठीक है कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है।
आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया है, आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट वर्क है, आप काम अच्छा कर रहे हो, आप डिलीवर अच्छे से करते हो, तो कोशिश करो लेट से $50 की आपने रेंज रख ली है कि 250 मैं डिमांड करूँगा, 200 तक मैं मान जाऊँगा। अब क्लाइंट अगर 200 से नीचे जा रहा है तो व्हाट आई यूजुअली डू इज़ कि मैं मना कर देता हूँ। उस एक्स अमाउंट के नीचे क्लाइंट जा रहा है तो नहीं भाई, मुझे नहीं करना काम, इट वोंट बी पॉसिबल। जो हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम काम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम इट से एडिशन कर रहे हैं, आपके वैल्यू एडिशन कर रहे हैं आपके काम में, वो इससे लेस वर्थ नहीं है। तो क्लाइंट उससे नीचे जाता है तो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं और नीचे जा सकता हूँ या और वर्थ इट है मेरे टाइम के इससे नीचे जाना, तो आप जा सकते हो। अब लेट से आपको नेगोशिएट ही करना ही नहीं है, मुझे 250 पे ही बनाना है क्लाइंट को, तो वही आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपना एक्सपीरियंस कि आप क्या ऐड कर सकते हो। देन अगर क्लाइंट नहीं मान रहा है तो आप उसके साथ थोड़े बहुत केस स्टडीज़ जोड़ दो कि हाँ हमने इस क्लाइंट के साथ काम किया था यार, 50 से 250 पहुँच गया था। ठीक है, एक पेन पॉइंट हर क्रिएटर के लिए, हर कोई भी इंसान जो वीडियो आपसे क्रिएट करवाना चाहता है, वो पेन पॉइंट है फॉलोअर्स। ठीक है, सबको फॉलोअर्स चाहिए। तो अगर आप फॉलोअर्स सेल कर सकते हो तो आप मना सकते हो उसे किसी भी अमाउंट पे। लेकिन बात यही है कि आपको सेल करने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि आप कमिट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपके लिए काम करूँगा तो आप पहुँच ही जाओगे 5 लाख सब्सक्राइबर्स। वो आप कमिट करोगे तो फिर मतलब वो लेटर जाके दिक्कत देगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे हाथ में नहीं है, स्टार्टिंग में वीडियो तो एडिटिंग सही में होगा, डिपेंड नहीं लेकिन करता। थोड़ा सा आप बढ़ोगे 2-3 मंथ तो उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं होगा। या एग्जैक्टली, क्योंकि हाथ में हमारे हाथ में नहीं है, वीडियो एडिटिंग नहीं है वो फैक्टर जिससे वीडियोस चलती हैं, या आइडियाज़ फैक्टर होते हैं, वो अलग चीज़ें होती हैं, तो वो तो क्लाइंट के ऊपर है। उसमें बहुत सारे फैक्टर तो इन्फ्लुएंस होते आपको बस केस स्टडीज़ जोड़नी है कि हाँ मैंने इस क्लाइंट के साथ काम किया था, इसके 50 to 100 पहुँच गए थे, बट आपको कुछ प्रॉमिस नहीं करना है कि उनके भी पहुँच जाएंगे। तो वो कुछ थोड़ी सी कन्वर्जेशनल टेक्निक्स होती हैं जो आप यूज़ करो एंड बात थोड़ी घुमा दो कि आपने बस अपना पॉइंट रख दिया कि हाँ मैं 50 से 250 ले गया था, ये एक हुआ था। कुछ रख दो कि भाई वो भी पहले ऐसे एडिटर के साथ काम कर रहे थे जो कम चार्ज कर रहा था, बट नई चीज़ें वर्कआउट कर रही थी, हमने चार्ज किया, हमने अच्छी एडिटिंग प्रोवाइड करी, उनका कंटेंट ऑलरेडी अच्छा था, बस एडिटिंग अच्छी चाहिए थी एंड चीज़ें काम कर गई। तो वो सब चीज़ आप सेल कर सकते हो, आप अपने डिलीवरी टाइम सेल कर सकते हो। आप लेट से एक आध और चीज़ ऐड कर दो। अगर आप 4 वीडियोस दे रहे थे $250 में, क्लाइंट को ज़्यादा लग रहा है तो आप 2 शॉर्ट और ऐड कर दो कि हम 2 शॉर्ट्स और प्रोवाइड कर देंगे। आप 4 थंबनेल और ऐड कर दो कि 4 थंबनेल हम फ्री कर देंगे ऐड आपके लिए। तो इस तरीके से आप पैकेज बना सकते हो। जो थंबनेल कितना ही टाइम लगता है यार बनाने में, कितने ही इतना एक्सपेंसिव नहीं है इंडिया में थंबनेल्स बनवाना, तो वो आप 4 ऐड कर दोगे तो भी आपको कुछ ज़्यादा नुकसान होगा नहीं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। राइट राइट। मैं एक डॉक्टर के साथ अभी वर्क कर रहा हूँ, तो उनका वर्क तो काफ़ी सही चल रहा है, लेकिन उनका जो एडिटिंग का प्रोसेस है ना, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। मैं अपने टीम को शेयर करता हूँ, और कभी कभी ना एडिटर्स को समझ ही नहीं आना है कि कहाँ पे क्या चीज़ें ऐड करना है, क्योंकि वो डॉक्टर होते हैं, उनको पता होता है कि ये यहाँ पे ये चीज़ें ऐड होगा, और बहुत टेक्निकल भी होते हैं, बहुत टेक्निकल होता है। तो आपके साथ ऐसा कोई क्लाइंट ऐसा मिला है जो बहुत टेक्निकल हो, बहुत टफ लगा हो कि यार ये चीज़ें कैसे मैनेज किया जाता हो, और आप क्या सजेस्ट कर सकते हो, कोई बिगिनर है तो वो कैसे इस बात को डील कर सकते ओके, तो शुरू में काफ़ी टेक्निकल क्लाइंट्स मुझे मिले थे, बट वो सारे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड थे और वो मेरा सब्जेक्ट था, तो इतना कुछ इशू हुआ नहीं था। रिसेंटली एक क्लाइंट के लिए मैंने काम किया था जो पिकल बॉल करके एक स्पोर्ट है यूएस में, और उसके बारे में वो वीडियो थी और काफ़ी टेक्निकल थी, काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ हो रहे थे, टर्म्स यूज़ हो रहे थे, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्या बात चल रही है। मैंने एडिटर को दी, उसने 2-3 दिन लिए, बट उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आया करना क्या है। एंड ऊपर से वो वीडियो थी 3 घंटे की फुटेजेस थी जिसको 15 मिनट में कन्वर्ट करना था। तो अब उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या काट सकते हैं, क्या रखना है, कोई आइडिया नहीं किसी को। तो व्हाट आई डिड वाज, वहाँ पे अब टाइम बहुत जा चुका था। अगर आप खुद कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये प्रेफर करना है कि अगर आपको आइडिया नहीं है तो कुछ 5-6 वीडियोस देखो उसके बारे में। वही मैंने किया, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी पिकल बॉल के बारे में, सिमिलर वीडियोस ट्राई आउट करेंगे क्या क्या करना है। एंड थोड़ा सा मैंने क्लाइंट को भी कॉल पे लिया एंड थोड़ा सा पूछा कि इस चीज़ में आप वीडियो किस बारे में है, क्या टाइटल है, आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो। वो सब चीज़ों से थोड़ा आइडिया मिला, थोड़ा डेटा मिला कि हाँ भाई इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। वो चीज़ मैंने यूट्यूब पे सर्च करी और 6-7 वीडियोस देखी। वो वीडियोस अपने एडिटर के साथ शेयर करेंगे, इसे देखो, इस तरीके से वीडियोस बनानी है। फिर उसके बाद मेरे को जो चीज़ आइडिया मिली थी, मैंने जो रिसर्च करी अपनी उस स्पोर्ट्स के बारे में, वो सब मैंने उसे समझाया कि इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद उसने कर ली थी वीडियो, क्योंकि आपको आइडिया तो चाहिए भाई अगर आपको एडिट करना है तो, क्योंकि नहीं पता भाई हमें क्या काट देना है, क्या रखना है। तो अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है, मान लो कोई ऐसी जैसे आप डॉक्टर की बात कर रहे हो तो उसका यूट्यूब पे इतना कुछ मिलेगा भी नहीं, तो उस केस में बेटर है कि आप क्लाइंट के साथ ही बैठ के थोड़ा सा डिस्कस करो कि हाँ क्या चीज़ें करनी है। और इस टाइप के क्लाइंट्स के लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक टीम पे काम कर रहे हो तो जो टीम मेंबर एक वीडियो पे काम कर रहा है उसी को सारी वीडियोस दो। अगर आप बार बार सेपरेट करोगे तो हर बार वो बहुत इशू क्रिएट करेगा, और अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हो तो भाई 2-3 वीडियोस तक क्लाइंट की हेल्प लो एंड उसके बाद तो आप समझ जाओगे क्या करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत इशू आ रहा था, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि
क्योंकि टेक्निकल वर्ड भी आ रहा था, तो मैं उनके साथ बैठा, फिर क्लाइंट के साथ बैठा, फिर एडिटर के साथ बैठा, दोनों के साथ कोऑर्डिनेट किया। मैं भी समझा कि अच्छा इस तरीके से होता है। फिर बहुत सारे टेक्निकल चीजें मैं भी सीखा कि अच्छा, क्योंकि आप तो कुछ जब तक समझ नहीं आता ना, तो आप उस वहां पे कुछ ऐड ही नहीं कर सकते। हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या बात हो रहा है और क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि एट द एंड हमें कुछ काटना भी है। और बहुत सारे जो बिगिनर एडिटर होते हैं उनको तो सारा सब कुछ सही ही लगता है कि जो बोल रहे हैं सब सही हाँ है। है कि नहीं? तो वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। ओके, खैर क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन ना बहुत हाई होता है, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते ओके, तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन आपको मीट में ही डिस्कस कर लेनी चाहिए जब आप प्रोजेक्ट लेने से पहले कि एक्सपेक्टेशन है क्या। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, जैसे मेरे साथ एक सिचुएशन हुई थी, एक स्टार्टअप की वीडियो थी एंड उन्होंने मुझे शेयर करी थी एक 3D वीडियो प्रोडक्ट लॉन्च की, और उन्होंने मतलब कुछ सिमिलर बनाना है। तो मैंने उनसे डायरेक्टली मना कर दिया था कि 3D मैं नहीं कर सकता, मेरी टीम में कोई भी नहीं है 3D का, ना मुझे आता है 3D, तो 3D तो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, जो 3D वाले पार्ट्स हैं इस वीडियो में से वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसके अलावा जितने पार्ट्स हैं वो आप उस टाइप का चाहिए हमें। बाकी पार्ट्स नॉर्मल मोशन ग्राफिक्स थे, प्रोडक्ट एक्सप्लेनर लॉन्च टाइप की वीडियो थी, तो वो चीज़ मैंने ले ली थी। एंड उसके बाद जब वीडियो बनी तो ऑफ कोर्स अब क्लाइंट ने वीडियो देखी है जो 3D लॉन्च पे थी, एंड अब उसे वीडियो डिलीवर हो रही है जो कम्प्लीटली 2D है। तो वो होता है ना कि देख के लगेगा यार उतनी अच्छी तो नहीं लग रही है। अब ऑफकोर्स नहीं लगेगी क्योंकि कम्प्लीटली अलग वीडियो है वो वीडियो वो है ही नहीं जो आपने डिमांड करी थी। तो वहाँ क्लाइंट्स को नहीं समझ में आया था उसको कि भाई हम जो डिमांड कर रहे हैं वो डिफरेंट है जो हमने देखा है उससे। तो वहाँ एक चीज़ हुई थी कि उन्होंने फिर बोला था कि इस जगह पे थोड़ा सा 3D ऐड कर सकते हो क्या, ये चीज़ें हो सकती है क्या। तो वो फिर लेटर ऑन इशू तो क्रिएट किया था। तो उसके लिए बेटर है कि आप जब मीट कर रहे हो क्लाइंट के साथ, जब आप प्रोजेक्ट ले रहे हो, उसी पॉइंट पे डिस्कस कर लो कि ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ये जैसे हमने 3D बोल दिया था, अब अगर हमने नहीं बोला होता, मैंने एक्सेप्ट कर लिया होता वो प्रोजेक्ट ये सोच के कि क्लाइंट को वैसा लग रहा है, तो मतलब फिर इशू क्रिएट हो जाता। बट मैंने पहले ही बात कर ली थी, तो मैंने बोल दिया क्लाइंट से कि हमने 3D का ऑलरेडी मना किया था, 3D पॉसिबल नहीं है। तो भी हमने फिर कोशिश करी कि जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में नॉर्मल जो कुछ 3D चीज़ें हो जाती हैं वो सब चीज़ें हमने ट्राई आउट करके हल्का सा 3D फील देने की कोशिश करी कुछ चीज़ों में, एंड उसका प्राइस इंक्रीज़ किया क्योंकि वो डिस्कस नहीं था। तो इस तरीके से आप टैकल कर सकते हो कि पहले से डिस्कस कर लो कि इतना ही आपने डिमांड किया है, इतना ही हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है क्लाइंट, तो बेटर है कि आप प्रोजेक्ट ना लो, क्योंकि प्रोजेक्ट ना लेना इज़ बेटर देन खराब प्रोजेक्ट डिलीवर करना। तो राइट राइट। लो बजट जो क्लाइंट होते हैं ना, उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं? क्योंकि मतलब लो बजट क्लाइंट्स का सीन यार ऐसा है कि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी हैं आज तक क्लाइंट्स के साथ, वो लो बजट क्लाइंट्स के साथ ही हुई हैं। राइट हाई बजट राइट। क्लाइंट्स के साथ मुश्किल से 1-2 बार चैट होती है, 1-2 रिविजन्स आते हैं एंड वीडियो डन हो जाती है। और मैं मोस्ट ऑफ द केस देखता हूँ, मेरे बहुत सारे डॉक्टर क्लाइंट्स हैं, उनके साथ मैं वर्क करता हूँ, तो वो खुद ही बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो जो हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं वो खुद ही इतने बिजी होते हैं कि उनको नहीं फर्क पड़ता, उनको बस चाहिए कि उनकी वीडियो डिलीवर हो जाए। राइट वो राइट। आप कर देते हो, वो देखते हैं सब कुछ सही लग रहा है तो वो ठीक है हो गया, उनको उतना मैटर नहीं करता। बट जो लो पेइंग क्लाइंट्स होते हैं वो भाई फ्री बैठे हैं उनको आप वीडियो भेजोगे वो फिर से देखेंगे पूरी, फिर से कुछ चेंज बताएंगे, यार यहाँ पर ये चीज़ और कर दो ऐड, वही सेम चीज़ चेंज कर दी, फिर अगली बार रिविजन आ रहा है कि यार ये नहीं वापस वैसी कर दो, वो अच्छा लग रहा था तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है लो पेइंग क्लाइंट के साथ। तो वहाँ पे देखो टू बी ऑनेस्ट कोई तरीका नहीं है टैकल करने का अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको डील करना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा ये क्लाइंट्स। क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सीधा आपको बेटर क्लाइंट्स, हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलेंगे नहीं, आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, और ज़ीरो एक्सपीरियंस पे लो पेइंग क्लाइंट ही मिलते हैं, हाई पेइंग मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। तो हाँ बस एक चीज़ आप कर सकते हो वो यही है कि कमिटमेंट्स पहले से डिस्कस कर लो कि कितना क्या करना है, रिविजन थोड़े से लेट से लिमिट कर दो कि हाँ 3-4 से ऊपर रिविजन नहीं होंगे अलाउड। इस तरीके से चीज़ें आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना के काम कर सकते हो, वरना झेलना तो पड़ेगा, शुरू में सबको झेलना पड़ता है। ओके, अपने आप को कैसे अलग बना सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल सारे लोग वीडियो एडिटिंग सर्विस दे रहे हैं और एग्जैक्ट वीडियो एडिटिंग सर्विस सबका सेम ही होता है। ओके देखो, काफ़ी सारे लाइक जितने लोग 100% ऑफ द एडिटर्स हैं उनको एडिटिंग तो आती है, लेकिन मुश्किल से 20 या 25% हो गए जिनको स्टोरी टेलिंग आती है, जिनको ये पता है कि कट्स कैसे लेट्स से इंटेंशनली यूज़ करने हैं, टेक्स्ट फॉन्ट कैसे इंटेंशनली यूज़ करना है, कौन से कलर्स कौन से इमोशन पे जाएंगे। ये सब चीज़ें ऐसी होती है जो कि कोई सिखा नहीं सकता, ये प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाती हैं, आप सीख जाते हो, आपको एक सबकॉन्शियसली आपको समझ में आ रहा होता है कि हाँ ये वाला फॉन्ट इस इमोशन पे अच्छा लग रहा है। और ये चीज़ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है हम बोल देते हैं कि ये चीज़ आपको लाइक सीखनी चाहिए, या चीज़ आप प्रैक्टिस के साथ कर पा रहे हो तो आप एक्सपेक्टर है आपका, लेकिन क्लाइंट को भी आप समझा नहीं सकते,
ठीक है, क्लाइंट को अगर 1500 रुपये में कोई और एडिटिंग प्रोवाइड कर रहा है और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं 5000 लूँगा क्योंकि मैं बेटर स्टोरी टेलर हूँ, तो वो एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना इम्पॉसिबल है। बट हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी मार्केट में जो डिमांड बढ़ रही है वो स्टोरी टेलिंग प्लस एडिटिंग की ज़्यादा बढ़ रही है कंपेयर टू सिर्फ एडिटिंग। बिकॉज फ्लैशी एडिट का एक ट्रेंड आया था, 5-6 महीने 7 महीने चला, एंड अब वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। फ्लैशी एडिट्स बहुत कम हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पे रील्स आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मिनिमल एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग वाली एडिटिंग जा रही है। तो ट्रेंड आता रहता है, ट्रेंड जाता रहता है, बस आपको ट्रेंड के साथ रहना है। अगर आप ट्रेंड से पीछे रह रहे हो लाइक 80% ऑफ द एडिटर्स, तो दिक्कत है। अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो सबसे पहली चीज़ है ट्रेंड के साथ चलो। सेकेंडली एक चीज़ होती है कि आप अगर हर चीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हो, बहुत सारे एडिटर्स हैं लेकिन हर चीज़ सारे एडिटर प्रोवाइड नहीं कर पाते, ठीक है, कि आप कलर ग्रेडिंग दे पा रहे हो, आप ऑडियो एडिटिंग दे पा रहे हो अच्छी, आप मोशन ग्राफिक्स भी दे पा रहे हो, आप स्टोरी टेलिंग भी दे पा रहे हो, फिर सिनेमैटिक वीडियो चाहिए उसी क्लाइंट को तो आप वो भी प्रोवाइड कर पा रहे हो। तो सब कुछ एक साथ डिलीवर कर रहे हो तो वो भी एक एक्स फैक्टर हो सकता है। तो अलग बनने का ऐसा एक सिंगल वे नहीं है, क्योंकि अगर कोई सिंगल वे होता तो फिर वो अलग नहीं होता कि मैं कोई एक तरीका बता दूं जिससे आप अलग बन जाओगे तो सब लोग वो फॉलो कर लेंगे, फिर सब लोग सेम ही हो जाएंगे। इट्स लाइक आपको बस चीज़ ऐड करनी है, 3-4 चीज़ें उठाओ, मिला लो एंड अलग बन जाओगे। और जब चेंजेस आते हैं तो बहुत इरिटेट हो जाते हैं हम लोग, जैसे 4 5 6 7 8 चेंजेस के बाद तो एकदम एडिटर का पारा हाई लेवल पे पहुंच जाता है। तो उस चीज को कैसे टैकल करें? देखो वही होता है कि आप रिवीजन लिमिट कर सकते हो कि हाँ 3 रिवीजन से ऊपर कुछ भी होगा तो पर रिवीजन को चार्ज लगेगा। तो क्योंकि काफ़ी बार रिविजन्स एक्चुअली 1 या 2 चीज़ें होती हैं, वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका भी लगता है यार क्या इसके लिए मना करूँ मैं अब। एक टेक्स्ट ही तो हाँ, बदलना है, वही एक पॉइंट ही तो बदलना है, वही वही। लेकिन टाइम वेस्ट होता है रेंडर करने में, उसको वापस अपलोड करने में, फिर से जाएगा, फिर से वो चेक करेगा, फिर से कुछ रिवीजन देगा। और फॉर तो जब एग्जांपल कोई रिवीजन, पॉडकास्ट है और उसमें कुछ एडिटिंग है, फिर तो और टेंशन हो जाती है। वही वो 1-2 घंटे 3 घंटे रेंडर होने में लगेगा तो हो गया भाई। तो बेटर है कि आप क्लाइंट को भी ये चीज़ रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप एक गो में जितने चेंजेस बता पा रहे हो सारे बता दो, बिकॉज रेंडर में टाइम लगता है। एंड सेकेंडली आप रिवीजन लिमिट कर दो। लेट्स आपने 3 रिवीजन लिमिट कर दिया कि मैं 300 पर नहीं दूंगा, 300 पर कुछ भी लगेगा तो 500 रुपये पर रिवीजन चार्ज है, ठीक है। तो क्लाइंट के दिमाग में भी वो चीज़ रहेगी कि लिमिटेड है रिवीजन्स, तो वो भी एक बार में सारे चेंजेस करवाने की कोशिश करेगा। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, उससे आपका थोड़ा सा हेडेक बढ़ जाएगा और क्या। एक और मेरा सवाल है कि अगर आपको अपना जर्नी को स्टार्ट करना हो तो आप क्या स्टेप फिर से लोगे जो आप एक बेटर वीडियो एडिटर बन सकते हो? ओके, बेटर वीडियो एडिटर बनने के लिए आई सजेस्ट कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट। वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस आउट करी अपनी जर्नी में, कि हाँ मुझे एक टाइप की एडिटिंग आ गई, मैं तब तक सीखता रहा जब तक मेरे को क्लाइंट्स नहीं मिले। क्लाइंट्स मिले, मैं 1-2 साल तक सेम क्लाइंट्स के साथ काम किया और मैंने कुछ भी इंप्रूव नहीं किया। ना मैंने कोई नया क्लाइंट लिया, ना मैंने कोई नई एडिटिंग स्टाइल सीखी, ना कोई नई टेक्निक सीखी। वो सेम टाइप की वीडियोस आ रही हैं, वही मैं एडिट कर रहा हूँ, वही क्लाइंट को डिलीवर कर रहा हूँ। क्लाइंट को भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए अपनी वीडियो में। ये कह सकते हो कि मैं 5 साल से एडिटिंग कर रहा हूँ, लेकिन उस 5 साल में 2 साल मैंने कुछ भी इंप्रूव नहीं किया। तो एक्चुअल मेरे एडिटिंग की जो जर्नी है लर्निंग की, वो सिर्फ 3 साल की है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं सबको सजेस्ट करूँगा, और मैं खुद भी अगर दोबारा स्टार्ट करता तो ये चीज़ फॉलो करता है कि हाँ हर दिन इम्प्रूव करो, हर दिन कुछ नया सीखो। अगर कोई एक सेम वीडियोज़ आपके पास रिपीटेटिवली आ रही हैं तो 5-6 महीने से ऊपर उसको मत रखो। या तो आप अब बार बार आ ही रही हैं, आपको पता है कि क्लाइंट 1-2 साल तक देगा ही देगा, तो उसको डेलीगेट कर दो, किसी और को पकड़ा दो, ठीक है, आउटसोर्स कर दो उस वीडियो को। आप नया क्लाइंट उठाओ, नई चीज़ें सीखो, नए एक्सपेरिमेंट करो। वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको सिखाते हैं, काफ़ी आपका एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं, पोर्टफोलियो आपका डाइवर्स होगा, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं उस चीज़ के। तो यप, एक चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। ओके, 1 मिनट का वीडियो एडिटिंग का आप कितना चार्ज किए हो हाईएस्ट? ऐसा था कि मैं पर मिनट के हिसाब से चार्ज नहीं करता हूँ यूजुअली, तो अभी भी नहीं करता, मतलब यूजुअली क्या, एक स्टार्टअप का मेरे पास वीडियो एडिटिंग का आया था, एंड उनको स्टार्टिंग से हेल्प चाहिए थी। उनको था कि हाँ हम स्क्रिप्ट करेंगे बट आप स्क्रिप्ट में सजेशन दे देना। तो मतलब उनका कुछ भी रेडी नहीं था जब उन्होंने मुझे अप्रोच करा था, ठीक है। एंड मैंने उनसे डिमांड करे 20,000 रुपीज़, और उनके हिसाब से वीडियो का टाइम होना था 3 से 5 मिनट, जो उन्होंने एस्टिमेट किया था। एंड उनकी स्क्रिप्ट हुई, उनको लगा कि वीडियो लंबी जा रही है, उनको लगा चीज़ें काटनी है, उनको लगा कंसाइज करना है। उनसे मेरे सजेशन लिया, मैंने भी चीज़ें बताई कि हाँ यहाँ आप कंसाइज कर सकते हो। जब स्क्रिप्ट बनी एक्चुअल में, तो स्क्रिप्ट टर्न आउट हुई 55 सेकेंड्स की। ओके, तो 55 सेकेंड्स के लिए 20,000 वॉज अ वेरी बिग अमाउंट। राइट। मुझे सिर्फ शायद 3 घंटे लगे थे वीडियो एडिट करने में। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक का हाईएस्ट रिटर्न ऑफ टाइम था मेरा, कि हाँ 3 घंटे में 20,000 शायद मैंने दोबारा कभी जनरेट नहीं किया उसके बाद भी। ओके, तो ये पॉडकास्ट करके आपके साथ काफ़ी अच्छा लगा।
आई होप कि आपको भी अच्छा लगा हो। बिल्कुल भाई। और जो भी लोग अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको काफी कुछ लर्निंग मिला हो, काफी कुछ सीखने को मिला हो। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग।